ओके सो हेलो एवरीवन। मैं इस वीडियो में 12th क्लास के सीबीएसई बोर्ड के जितने भी अभी लास्ट टाइम पे रिवीजन है उस पे फोकस करते हैं। जैसे सॉल्यूशन चैप्टर से स्टार्ट करते हैं। एक वीडियो में हम थ्योरी करेंगे, एक वीडियो में क्वेश्चन करेंगे। इस तरीके से पूरा जितना भी सिलेबस है उतना करने का ट्राई करेंगे। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम सॉल्यूशन चैप्टर पे फोकस करते हैं। इसका जस्ट एक रिवीजन वीडियो है ये, इसको पूरा देखना, फिर इसके बाद कुछ क्वेश्चंस करना तो ये कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उतने कंप्लीट करने हैं। मैं इस नेक्स्ट वीडियो भी डालूँगी इस क्वेश्चंस के, और आपको भी आपके पास जो भी बुक हो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की उसके क्वेश्चंस करने हैं। कुछ इस तरीके से प्लान करो इन डेज़ को कि मान लो आज 21 है तो फिज़िकल को आज कंप्लीट करो, 22 है इसके बाद आपको कोऑर्डिनेशन डी एंड एफ लोग जितना भी इनऑर्गेनिक का पोर्शन है उसको 22 को कंप्लीट करो, 23, 24, 25 ये पर्टिकुलर डेज ऑर्गेनिक को दो, 26 को रिवीजन करो। मैं भी आपको यहाँ पे कराऊंगी। 27 से खुद से जितना भी सेल्फ स्टडी है, जितना भी आपने अभी तक पढ़ा है उसको सबको अच्छे से रिवाइज करके जाना है नेक्स्ट डे। ओके, तो आज फिज़िकल को करने का ट्राई करते हैं, जिसके 3 चैप्टर हैं। कौन कौन से? सॉल्यूशन, इलेक्ट्रो और काइनेटिक्स, है ना। ये 3 चैप्टर्स हैं। तो सबसे पहले सॉल्यूशन का ये वीडियो देखो, इसके क्वेश्चन करना, फिर इलेक्ट्रो का देखो उसके करना, फिर काइनेटिक्स का देखना उसके करना। ओके सो सॉल्यूशन चैप्टर में ना बेसिकली डिटेल में तो हम बिल्कुल नहीं जाएंगे चैप्टर के, सिर्फ एक रिवीजन लेंगे 1 या 2 पेज की। तो सबसे पहले ना एक तो इसमें टेबल आप याद रखना। कौन सी टेबल? जिसमें आपका एनसीईआरटी में ना जो कंप्लीट टेबल की सॉल्यूशन बनता कैसे है सॉलिड और सॉल्वेंट को मिक्स करके, अब मीन्स सॉल्यूट इन सॉल्वेंट उसको मिक्स करते हैं तो एक सॉल्यूशन बनता है। अब उसमें 9 टाइप्स है फर्दर इसके। 9 कैसे हैं? मान लो आपने सॉल्वेंट लिया, सॉलिड सॉलिड सॉलिड, ठीक है, उसके अंदर आपने सॉलिड लिक्विड गैस तीनों डाले एक एक बार तो अलग सॉल्यूशन बना। इन द सेम वे लिक्विड के हमने बनाए तो लिक्विड में भी सॉलिड लिक्विड गैस उनके अलग सॉल्यूशन बनेंगे। इन द सेम वे गैस में हम डालेंगे सॉलिड लिक्विड गैस, इनके अलग सॉल्यूशंस बनेंगे। तो टोटल 9 टाइप के हमारे पास सॉल्यूशन बनेंगे। इनके एग्जाम्पल्स जितने भी एनसीईआरटी में दिए हुए हैं वो कंप्लीट एग्जाम्पल्स आपको यूं का यूं याद करने हैं। जैसे सॉलिड इन सॉलिड आपको पता है एलओएस बनते हैं मिक्सचर, है ना। जैसे ये ब्रोंज ब्रास जितने भी टाइप के सॉलिड को मिक्स करते हैं वो एलओएस इसमें आ जाएंगे। लिक्विड इन सॉलिड में आप अमलगम को काउंट कर सकते हो, है ना। अमलगम किसका होता है? मरकरी का होता है। उसको कॉपर में डालो, सोडियम में डालो, किसी भी मेटल में डालो तो लिक्विड इन सॉलिड हो गया। इन द सेम वे गैस इन सॉलिड क्या होएगा? जैसे मान लो हाइड्रोजन गैस है, उसको पैलेडियम में आपने डाला तो ये गैस इन सॉलिड हो गया। इन द सेम वे सॉलिड इन लिक्विड, कोई सॉलिड लिया लिक्विड में डाला, जैसे शुगर सॉल्यूशन सिंपल सा, है ना, शुगर को पानी में डाल दिया। लिक्विड, ये वाले एग्जाम्पल जितने मैं लिख रही हूँ ये वाले बिसाइड्स जितने भी एनसीईआरटी में हैं एक भी एग्जाम्पल स्किप नहीं करना है। ओके, लिक्विड इन लिक्विड तो सिंपल एल्कोहल इन वाटर, है ना। गैस इन लिक्विड कोई भी नाइट्रोजन गैस है या फिर मान लो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है उसको पानी में डाल दिया। सॉलिड इन गैस जैसे मान लो कैम्फर है ना, कैम्फर के जितने भी वेपर्स हैं या कोई भी कैम्फर के अंदर हमने नाइट्रोजन गैस डाल दी तो ये गैस है, ये सॉलिड है, तो सॉलिड इन गैस हो गया, है ना। कैम्फर को पूरी नाइट्रोजन गैस के अंदर डाल दिया, जिसका भी मोल फ्रैक्शन ज़्यादा होगा वो सॉल्वेंट, जिसका कम होगा वो सोल्यूट, उस हिसाब से सॉल्यूशन बनाना है। लिक्विड इन गैस जैसे मान लो आपने वाटर वेपर्स हैं, एयर के अंदर जितने भी वाटर वेपर्स होते हैं, एयर मतलब गैस, उसके अंदर वाटर के वेपर्स हैं, वाटर तो लिक्विड है वाटर वेपर्स, तो उसका एग्जाम्पल हो गया लिक्विड इन गैस। इन द सेम वे गैस इन गैस तो एयर का एग्जाम्पल ले सकते हो, मान लो ऑक्सीजन नाइट्रोजन का मिक्सचर है या एयर में जितने भी गैसेस हैं, ठीक है। ओके, इसके बाद ये टेबल को याद करने के बाद नेक्स्ट स्टेप, ये तो एक क्रैमिंग पोर्शन है,
नेक्स्ट स्टेप आप याद रखना किसके फॉर्मूलाज, जैसे मान लो मोलैरिटी है, मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शंस, ये जितने भी कंसंट्रेशन टर्म्स हैं वो पढ़ने हैं, है ना। इसके बाद थ्योरी पढ़ने के बाद सीधा क्वेश्चंस करना, जितने ज़्यादा अभी क्वेश्चंस कर पाओगे, जितने ज़्यादा हर चैप्टर के, उतना अच्छा रहेगा। लेकिन उससे पहले थ्योरी बहुत अच्छे से याद होना चाहिए, ऐसे नहीं कि सिर्फ क्वेश्चन की, थ्योरी एक बार पूरा। ओके, मोलैरिटी है, जैसे मोलैरिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, है ना। अब नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं, मास ऑफ सोल्यूट अपॉन में मोलर मास ऑफ सोल्यूट, है ना, इनटू में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ये दोनों तो मैंने एन की जगह ही निकाला, ये वाला, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर अगर ml में है तो ऊपर 1000 लिख दोगे, ठीक है। यूनिट क्या होगी, मोल पर लीटर, या फिर क्या होगी, मोलैरिटी का कैपिटल M। इन द सेम वे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन में मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg। कैसे लिखते हैं इसको, वही सेम, मास ऑफ सोल्यूट अपॉन में मोलर मास, है ना, मोलर मास ऑफ सोल्यूट इनटू में यहाँ पे क्या होगा, मास ऑफ सॉल्वेंट। याद रखना यहाँ पे सॉल्वेंट होगा, सॉल्यूशन नहीं होगा, मास ऑफ सॉल्वेंट केजी में, अगर ग्राम में है तो 1000 से मल्टीप्लाई करना है। इसका क्या यूनिट होगा, मोल पर केजी, या फिर क्या होगा, स्मॉल m। ये सब आप लोग पढ़ चुके हैं। मोल फ्रैक्शन क्या होगा, किसी भी एक कंपोनेंट के मोल्स का कितना फ्रैक्शन होता है। जैसे मान लो आपने 2 का निकाला, किसी में एक 1 और 2 दो टाइप के कंपोनेंट हैं, आपने 2 के मोल फ्रैक्शन निकालने हैं, तो कैसे करोगे, इसके कितने नंबर ऑफ मोल्स हैं डिवाइडेड बाय में 1 प्लस में n2, है ना। ऐसे ही आपने x1 निकालना है तो क्या करोगे, n1 डिवाइडेड बाय में n1 प्लस n2, ठीक है। अगर किसी में 2 ही कंपोनेंट है तो x1 प्लस x2 हमेशा 1 के इक्वल होगा, ये सभी को पता है। ओके, इसके बाद आपको जो नेक्स्ट है वो क्या करना है, हेनरीज लॉ, रोल्स लॉ, है ना, आइडियल नॉन आइडियल, वो सब पढ़ना है। फिर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, थ्योरी पढ़ो, इसके बाद क्वेश्चंस करना। हेनरी लॉ का स्टेटमेंट एज इट इज़ जो भी एनसीईआरटी में है उसको याद करना है ना। इसके बाद मैं आपको समझा देती हूँ होता क्या है, किसी भी गैस का कितना प्रेशर उस पर लगाया जा रहा है वो उतनी ज़्यादा सोल्यूबल हो जाएगी किसी के अंदर। मतलब मान लो कोई कोल्ड ड्रिंक की एक बोतल है, उसके लिक्विड के अंदर जो भी आपने गैस डाली, मान लो कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, जो भी प्रिजर्वेटिव गैस डाली, उसको इसके अंदर डिसॉल्व करना है। तो जितना प्रेशर से इसको आपने बंद किया उतनी ज़्यादा मोल्स इसके अंदर डिसॉल्व हो गए उस गैस के, है ना। तो जितना प्रेशर लगाया इस लिक्विड के अंदर उस गैस के, उतना मोल फ्रैक्शन हो गया, मतलब उतना ज़्यादा वो डिसॉल्व हो गई। इसको P इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू X लिखते हैं, दैट इज़ हेनरी लॉ। गैस इन लिक्विड का एग्जांपल है ये, कि लिक्विड के अंदर गैस को डिसॉल्व किया तो क्या होगा, इसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो क्या आएगा, KH इंटू एक्स। KH मतलब हेनरीज कांस्टेंट। इस पे क्वेश्चन आता है डायरेक्टली, कोई भी एक चीज़ दे देते हैं आपको, दूसरा निकालना होता है तो मल्टीप्लाई डिवाइड करके आ जाएगा इस फॉर्मूला से। ओके, नेक्स्ट एक चीज़ ज़रूर याद रखनी है, KH इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू सोल्यूबिलिटी। इसको याद करना अच्छे से कि अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो KH भी बढ़ेगा, सोल्यूबिलिटी बढ़ाओगे तो KH कम होगा। मतलब ये इन्वर्सली और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब यहाँ पे समझ जाना, है ना, कि KH बढ़ाया तो टेम्परेचर भी बढ़ जाएगा, KH को कम किया तो सोल्यूबिलिटी कम हो जाएगा, क्योंकि ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ये भी टेम्परेचर और सोल्यूबिलिटी देखो कैसे, अभी आप मान लो जैसे ओशियन है या सी वाटर है, कोई भी रिवर है, लेक है, एक्वेटिक, उसके अंदर जो भी एनिमल्स रह रहे हैं, जैसे जैसे गर्मी ज़्यादा होती है उनको अनकंफर्टेबल क्यों फील होता है, क्योंकि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है ऑक्सीजन गैस का सोल्यूबिलिटी उसके अंदर कम हो जाता है।
यहाँ पे मैं गैस इन लिक्विड की बात कर रही हूँ कि लिक्विड के अंदर गैस कितनी डिज़ोल्व है, सॉलिड इन लिक्विड की नहीं कि मान लो आपने सोल्ट या फिर शुगर लिया उसको पानी में डिज़ोल्व किया, उसकी बात नहीं कर रहे हैं, वो तो टेम्परेचर बढ़ाने से और भी ज़्यादा डिज़ोल्व होगी, है ना। मैं बात कर रही हूँ गैस इन लिक्विड की। तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा उस गैस की सॉल्युबिलिटी कम होगी, तो जो भी एक्वेटिक एनिमल्स हैं उनको अनकंफर्टेबल फील होगा, क्योंकि जैसे ही वार्म टेम्परेचर होगा ऑक्सीजन की सॉल्युबिलिटी कम होगी तो अच्छे से ब्रीथ नहीं कर पाएंगे, राइट। ओके, बाकी इसके जितने भी एप्लीकेशंस हैं आपको एज इट इज़ एनसीईआरटी के याद करने हैं, 1 2 3 4, मान लो 4 आपके पास एप्लीकेशन है। जो स्कूबा डाइवर्स होते हैं, हाई एल्टीट्यूड पे जब हम जाते हैं तो प्रेशर बढ़ता है ना। जब हम माउंटेनरिंग और इस सब में जाते हैं तो जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है वो कम हो जाता है, तो ऑक्सीजन की सॉल्युबिलिटी भी कम हो जाती है, तो एनोक्सिया हो सकता है। ये चारों एप्लीकेशन आपको एनसीईआरटी से एज इट इज़ याद करने हैं। इसके बाद आपके पास क्या है, रॉल्स लॉ। रॉल्स लॉ भी वही है कि प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स। स्टेटमेंट एज इट इज़ एनसीईआरटी से याद करनी है आपको, अभी सिर्फ समझ लो। और यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो पी नोट आता है, एक्स, है ना। पी नोट का मतलब क्या होता है, प्योर सॉल्वेंट, कि मान लो किसी के अंदर एक सॉल्वेंट था, उसका प्रेशर था पी नोट, जब आपने उसके अंदर कोई एक सोल्यूट भी डाल दिया, अब इसका टोटल प्रेशर हो गया पी। ये है प्योर सॉल्वेंट का, ये जब आपने उसके अंदर सोल्यूट डाल दिया अब उस सॉल्यूशन का है पी प्रेशर। तो ये पी प्रेशर वो है, पी नोट है आपके पास सॉल्वेंट का, प्योर सॉल्वेंट का, जब उसके अंदर कुछ नहीं था। ओके, इसके बाद डाल्टन्स लॉ। डाल्टन्स लॉ क्या होता है, डाल्टन्स लॉ भी वही है कि मान लो आपने किसी के अंदर मान लो 2 कंपोनेंट है 1 और 2, आपको टोटल प्रेशर बताना है कितना होगा, तो टोटल प्रेशर कितना होगा, जितना 1 का है प्लस में जितना 2 का है, सिंपल बात है ना। अब 1 कैसे निकालते हैं, वही जैसे हमने यहाँ पे किया था, किसी का भी प्रेशर निकालना है तो पी नोट और एक्स से निकालते हैं, तो ये भी 1 का निकालेंगे तो ये भी पी नोट और एक्स 1 का होगा, ऐसे ही 2 का निकालेंगे ये भी पी नोट और एक्स 2 का होगा, समझे। जब हमने ये प्रेशर निकाला तो रोल्स लॉ के अकॉर्डिंग इसका फॉर्मूला लगाया, फिर इसका लगाया। डाल्टन्स लॉ बोलता है कि टोटल कितना होगा, तो 1 का और 2 का टोटल ऐड करना, राइट। किसी का भी प्रेशर कैसे निकालते हैं, पी नोट इंटू एक्स, ठीक है। ओके, अब इसके बाद जो नेक्स्ट है आपके पास वो है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी,